नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। मैं अविनाश आप सभी के बीच फिर से मौजूद हूँ और आज का जो सेशन है ग्रामर सेशन का, जिसमें मैंने आपको वर्ब स्टार्ट किया था पिछले क्लास में, उसी का नेक्स्ट वीडियो सेशन आज होगा। तो देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में कहा था कि वर्ब स्टडी करने के लगभग 10 से ज़्यादा प्लस कॉन्सेप्ट होते हैं। उसमें सिंटैक्स कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन टैग कॉन्सेप्ट, मॉडल या सेमी मॉडल कॉन्सेप्ट, इस प्रकार से और भी चीज़ें मैंने बताई थी आपको। उसमें मैंने आपको कहा था कि सिंटैक्स मैं पढ़ा चुका हूँ आप सभी स्टूडेंट्स को, और जो नहीं पढ़े थे वो मेरा पिछले का वीडियो देख करके अपने आप को सिंटैक्स क्लियर कर लें। और उसके साथ ही मैंने आपको एक सिंटैक्स का 38 क्वेश्चन का PDF अपलोड करवाया था, जिसमें हैंड रिटन 38 क्वेश्चन है। आप उनको बना लीजिए। अगर आप बना चुके हैं तो उसका आंसर आज अपलोड हो जाएगा, आप उसको मिला सकते हैं वहाँ से। और आज का जो SW होगा वो होगा क्वेश्चन टैग का एक असाइनमेंट, जिसमें फिर से आपको PDF में 38 क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी टाइप वाइज। जैसा मैंने कहा था कि मैं टाइप वाइज दूंगा ताकि आपका क्वेश्चन टैग बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो टाइप वाइज 38 क्वेश्चन का असाइनमेंट आज अपलोड मैं करूंगा। उसी के लिए मैं थोड़ा सा पहले आज का क्लास में क्वेश्चन टैग का थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। इसे आप नोट ना करें तो अच्छा है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा स्टार्टिंग से सॉल्यूशन के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। वोमेन आर नॉट केयरलेस, इस क्वेश्चन को कहा जाएगा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी नेगेटिव है। तो इसको हम क्या बनाएंगे, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे, यानी नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो चलिए आर का प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए नॉट नहीं लिखाया। और जो सब्जेक्ट होगा उसका प्रोनाउन यूज करेंगे। तो वोमेन का प्रोनाउन हो जाएगा प्लूरल की वजह से दे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है सी सेल्डम विप्स। देखिए, सेल्डम का हिंदी होता है कभी नहीं, यानी इसमें हिंदी में ही शामिल हो चुका है निगेटिव वर्ड। तो आपको मिलेगा असाइनमेंट में 4-5 क्वेश्चन निगेटिव वर्ड का, यानी कि अगर कोई भी निगेटिव वर्ड सेंटेंस में होता है मौजूद तो फिर से हम नॉट नहीं लगाते हैं। और V5 का क्वेश्चन टैग हम लोगों ने सीखा था, क्या होता है, डजंट। ठीक है, लेकिन नॉट नहीं लगाना है, इसलिए आंसर हो जाएगा डज। प्रोनाउन रहेगा तो सोचना बंद कीजिए, आंसर हो गया डज सी। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, दिस का सब्जेक्ट क्या होगा, ये चुनौती है आपके पास। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं, दिस का, दैट का, या तो किसी भी नॉन लिविंग सिंगुलर सब्जेक्ट का, नॉन लिविंग सिंगुलर सब्जेक्ट, इन सभी का प्रोनाउन जो होता है वो इट होता है। ऐसा हम लोगों ने स्टार्टिंग ग्रामर पढ़ते समय सीखा होता है, इसलिए क्वेश्चन टैग भी होना चाहिए इट, दिस नहीं। इसलिए इस क्वेश्चन को रिवीजन करना है। दिस इज माई पेन का क्वेश्चन टैग हो जाएगा निगेटिव पहले तो इजंट होगा, और दिस का हो जाएगा स्टूडेंट इट। फिर से वन मैन कैन डू दिस, पहले इसको आपको निगेटिव क्वेश्चन टैग बनाने के लिए कांट करना चाहिए, तो कांट कर लीजिए। वन जो होता है वो ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि वन ही अपना सब्जेक्ट लेगा प्रोनाउन में, इसलिए वन हो जाएगा। एवरीथिंग, तो आपको बताया मैंने अभी कि जितने भी नॉन लिविंग सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उन सभी का प्रोनाउन क्या होता है, इट होता है, इसलिए एवरीथिंग का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, इट। और चूंकि क्वेश्चन आपके पास में इज अफर्मेटिव है तो निगेटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे इजंट। ऑल ऑफ देम में समझना पड़ेगा कि ऑल सब्जेक्ट होगा या देम सब्जेक्ट होगा। तो आपको खुद ही समझ में आ रहा है ना कि उन लोगों में से सभी। अगर क्वेश्चन में है ऑल ऑफ देम तो यहाँ सब्जेक्ट होगा देम के अकॉर्डिंग क्या, दे। फिर किसी स्टूडेंट ने सवाल किया, अगर सर यहाँ पे ऑल ऑफ यू रहता तब, तो इसके अनुसार हमको यहाँ पे करना पड़ता ऑल ऑफ यू के अनुसार क्या। अगर क्वेश्चन में ऑल ऑफ अस रहता तब, तो ऑल ऑफ अस के अनुसार करना पड़ता अस का सब्जेक्ट आपको वी। क्लियर हो रहा है? तो चलिए, तो क्वेश्चन था ऑल ऑफ देम, इसलिए सबसे पहले इसका सब्जेक्ट चयन करेंगे, तो सब्जेक्ट आपके पास हो जाएगा दे। आप देखिए नेगेटिव चाहिए कि अफर्मेटिव, तो आर आपका अफर्मेटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग चाहिए, तो आरंट दे। तो
मेरे हिसाब से ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसलिए इसको भी हम आर लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7, आपको पता चल रहा है कि लेट का यूज कब होता है, इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग होता है स्टूडेंट आपके पास में क्या, वांट यू। ठीक है, अब जिनको कंफ्यूजन होगा कि सर यहाँ पर जैसे देम के अकॉर्डिंग दे हुआ था वैसे ही हिम के अकॉर्डिंग ही ना होना चाहिए था, जी गलत है। लेट के बाद हिंदी क्या हो रहा है ना, लेट हिम डू द होमवर्क, उसे होमवर्क करने दो, उसे होमवर्क करने दो। मैं किसको कह रहा हूँ, तुम्हें कह रहा हूँ, तुम्हें यानी यू को। तो मैंने बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस में कौन छिपा रहता है स्टूडेंट, यू। तो इसी यू की वजह से आपका सब्जेक्ट यू जाएगा, और यू के अनुसार बिल लगता है, अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनेगा, तो बिल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट लिखते हैं। डोंट पहले ही निगेटिव हो चुका है, फिर हम ध्यान देंगे कि क्वेश्चन क्या है, अभी भी इंपरेटिव है। डोंट मिस एनी क्लास, किसी एक भी क्लास को मिस मत कीजिए। तो इंपरेटिव क्वेश्चन को बनाने का तरीका होता है, वॉन्ट नहीं लगाएंगे तो अब क्या लगाएंगे, विल। और फिर से किसको कहा जा रहा है, यू को, कि देखो भाई तुम या आप लोग एक भी क्लास मिस मत करिए, यानी क्वेश्चन टैग होगा विल यू, वॉन्ट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी नॉट है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 यहाँ पे है, शट अप। अब हिंदी पहले करो, चुप रहो। जब क्वेश्चन टैग का हिंदी करना होता है तो ना लगाना चाहिए ना लास्ट में, तो क्या हिंदी करेंगे, चुप नहीं रह सकते हो क्या, चुप नहीं रह सकते हैं क्या, तो नहीं रह सकते हैं यानी कि क्वेश्चन में आपका वांट का हिंदी नहीं है, कैन का हिंदी है, इसलिए इसका आंसर होगा क्या, कांट। और अभी भी तुम चुप नहीं रह सकते हो यानी यू। चलिए तो ये सबसे खास बात हुआ। नेक्स्ट, डू एज आई से, करना जैसा मैंने कहा वैसा करो। और क्वेश्चन ईरर में देगा 90% क्वेश्चन का आंसर सी। कैसे, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, यानी ए बी सी। तो अगर क्वेश्चन टैग दिखाई पड़े तो सी आंसर, आपको कि गलत नहीं भी तो रहेगा, यानी कि क्वेश्चन सही भी तो रह सकता है, तो नो एरर जा सकता है। तो जल्दी से एक ज्वेलरी चेक करिए। डू का मतलब इंपरेटिव सेंटेंस, तो इंपरेटिव सेंटेंस में वांट होना चाहिए था ना, या तो वो आपका वांट होना चाहिए था यहाँ पे, और यू तो होगा ही, तो डिडंट की जगह वांट करो। चलिए जिनको दिक्कत है क्वेश्चन टैग में, इसको दोबारा से सुनिए, और फिर आपका जो मैंने कहा कि असाइनमेंट अपलोड होगा आज, वो जरूर बनाइए। इसलिए क्वेश्चन का आंसर होगा वांट यू, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसका आप है जो कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिखना है तो। चलिए अब शुरू करता हूं मैं आपका आज का सेशन। देखिए तो हम लोगों ने शुरू किया था वर्ब बेसिक कॉन्सेप्ट, और उस वर्ब में हम लोग कल सीख रहे थे कॉन्सेप्ट सी, बेसिस ऑफ या सेमी मॉडल, सेमी मॉडल, सेमी मॉडल एंड, ठीक है, वर्ब, कि किस प्रकार से सेमी मॉडल जो होता है वो मेन वर्ब को प्रभावित करता है, इसके बारे में हम कल सीख रहे थे। थोड़ा सा मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कुछ कुछ बातों को, ताकि जो पिछले क्लास में एब्सेंट रहे थे, आप लोग वीडियो नहीं देखे थे, अभी वाला वीडियो ज़्यादा उनको समझ में आया, इसलिए। देखिए सबसे पहले से मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि सेमी मॉडल में 3 आपके पास मॉडल एक्चुअली होते हैं, नीड नॉट, डेयर नॉट और यूज्ड टू, यूज्ड टू। इन तीनों के साथ हमेशा वर्ब का बेसिक फॉर्म यानी V1 यूज होता है, ये हमने पहली चीज सीखा था। दूसरा चीज मैंने सिखाने का कोशिश किया था आपको इस तरह से कि अगर क्वेश्चन में नॉट का प्रयोग हम लोग डेयर या नीड के पहले कर दें,
तो नॉट के पहले भी अपने आप में कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा, जैसे डू डज, या तो ज़्यादा पॉपुलर है डिड। अभी जो यहाँ V1 हो रहा था, अब यहाँ पे V1 नहीं हो करके हो जाएगा 2 + V1। ठीक है, ये रहेगा तब, ऐसा नहीं। फिर आपको एक बार सिखाया था मैंने कि यूज टू का प्रयोग कर रहे हैं तब तो V1 हो रहा था, लेकिन अगर यूज टू के पहले आप यहाँ पे कोई बेसिक वर्ब में एम, इज, आर, वाज, वेयर, इस तरह के वर्ब अगर आप देखते हैं तो इन सभी की वजह से इनका बेसिक क्वालिटी होता है कि एम, इज, आर, वाज, वेयर एक्टिव फॉर्म में V4 रखते हैं, और इसी वजह से हमको यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना होता है जब यूज टू के पहले ये सब रहेगा तब। तो जो पिछला वीडियो सेशन थोड़ा नहीं देख पाए हैं उनके लिए था, आप इन चीज़ों को समझ लें। मैं 3-4 क्वेश्चन पहले देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो थोड़ा सा आपके लिए राइट डाउन करें और उसके बाद इसे पहले आप करें। चलिए, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए, क्वेश्चन है सी एज वेल एज हर फ्रेंड्स डेयर्स नॉट टॉक अगेंस्ट मी, कि चाहे वो या फिर उनकी सहेलियां मेरे खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सकती। देखिए, तो बेसिक है क्वेश्चन और आंसर आपके पास हो जाएगा भी बेसिक। इस पार्ट को ए कहते हैं पहले, इस पार्ट को बी, इस पार्ट को सी, और इस पार्ट को हम लोगों ने डी का नाम दिया होता है। तो जैसा आप सबको पता है कि डेयर नॉट पढ़े थे, डेयर्स नॉट नहीं पढ़े थे, इसलिए आंसर हो जाएगा स्टूडेंट डेयर नॉट। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन है ठीक है, ऑप्शन आपके पास है। चलिए, अगर आपसे हो सकता है तो समझने पर डू नॉट का प्रयोग किया गया है, तो हम लोगों ने सीखा कि नीड के पहले डू डज डिड आता है तो आगे 2 + भी बन जाता है। तो सीधा कॉन्सेप्ट अगर याद है तो आंसर भी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी। विथ मी, ऑप्शन आपके पास है स्पेंड, स्पेंडिंग। चलिए, दो ही ऑप्शन से, क्योंकि ज़्यादा लिखने का कोई फायदा नहीं। क्या हुआ, सी यूज टू नहीं है, इज यूज टू है। तो मैंने कहा था कि यूज टू के पहले अगर एम इज आर आ जाता है तो इसकी वजह से वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होगा, यानी आंसर होगा स्पेंडिंग।
चलिए, तो मेरे हिसाब से आपको शायद सेमी मॉडल और वर्ब का रिलेशन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से मैंने सिंटैक्स का क्वेश्चन दिया, अच्छा खासा क्वेश्चन टाइप का दिया है, उसी तरह से आपको सेमी मॉडल के भी खास खास क्वेश्चन मैं अपलोड करूँगा PDF फॉर्मेट में। आप उसको बनाएंगे और क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट डी क्या है? पैरेलल कॉन्सेप्ट। चलिए ठीक है, रेडी होंगे। आज का क्लास मुख्य रूप से अब स्टार्ट हो पाएगा। कॉन्सेप्ट डी, पैरेलल कॉन्सेप्ट ऑफ एक्जुलियरी। ठीक है, वर्ब नहीं लिखेंगे, वर्ब्स लिखेंगे, क्योंकि इसमें दो वर्ब होगा तभी पैरेलल कॉन्सेप्ट होगा। देखिए, इसमें रूल आपको क्या ध्यान रखना है? रूल आपको ध्यान रखना है क्या, एक ही सब्जेक्ट होगा आपके पास क्वेश्चन में, और इसके आपके कितने एक्चुलरी रहेंगे? 2 एक्चुलरी। और 2 कैसे एक्चुलरी रहेंगे स्टूडेंट? तो डिफरेंट। एक ही सब्जेक्ट के 2 डिफरेंट एक्चुलरी वर्ब रहे तो दोनों के अनुसार या दोनों का अपना अपना मेन वर्ब, यानी वर्ब का वर्ब फॉर्म की बात हो रही है, होगा। कभी भी एक ही सब्जेक्ट के तो अलग अलग डिफरेंट एक्चुलरी आपको सेंटेंस में दिखाई पड़ रहे हैं, तो उन दोनों एक्चुलरी का अलग अलग मेन वर्ब होता है, तो अलग अलग मेन वर्ब लिखना पड़ेगा। अब इस बात को साबित किया जाए एग्जाम्पल के लिए। देखिए, माई फ्रेंड हैज नेवर, ये मान लेते हैं इसको बी, एंड डिड नेवर cheat me, whatever the situation be। ठीक है, और डी पार्ट हो जाएगा, जो अगर नहीं दिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर लिखा हुआ है नीचे। क्वेश्चन अपलोड कीजिए, यानी कि राइट डाउन कीजिए, उसके बाद हम उसके बाद चर्चा करते हैं कौन कौन एक्चुलरी है। ओके, शुरू करते हैं। सब्जेक्ट आपके पास हो जाएगा माय फ्रेंड, यानी एक ही सब्जेक्ट है। पहला एक्चुलरी आपके पास में हो जाएगा हैज, दूसरा एक्चुलरी आपके पास हो जाएगा बिल। आप गौर कीजिएगा, बिल के साथ भी वन लगता है, बिल्कुल सही, लेकिन हैज के अनुसार तो भी वन नहीं लगता है, तो आप क्या चीटेड करेंगे? नो। अगर आप चीटेड करेंगे ना, तो फिर बिल बुरा मानेगा ना। वो तो वही बात हुई ना कि आपके एक दोस्त को चाय पसंद है और एक को कॉफ़ी, अब दोनों के लिए आप सोच रहे हैं कि एक ही चीज़ बनाएंगे, कैसे चलेगा भाई? कॉफ़ी इसको दीजिएगा, कहेगा हमको चाय चाहिए था, बुरा मानेगा। इसे भी कहेगा तुम भी चाय से काम चलाओ, कहेगा नहीं। उससे अच्छा है कि आप दोनों को अलग अलग चीज़ जो पसंद है वही दीजिए। तो चलिए, हैज के अनुसार यहाँ भीतरी होगा, तो भीतरी हम कहाँ से लाएं? तो भीतरी इसके अनुसार कर दीजिए ना। चीट के अनुसार यहाँ पे क्या छूट गया? चीटेड। ओके, एग्जामिनेशन का आंसर क्या होगा स्टूडेंट? आंसर ए होगा कि माय फ्रेंड हैज नेवर चीटेड। ये सिचुएशन कुछ भी हो ना, तो मेरा दोस्त कभी मुझे चीट किया है ना तो करेगा।
चलिए अब कुछ और एग्जांपल्स आपको दिखाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, people have been and will taking care of the planet. सेंटेंस ब्रेक मैंने इस बार नहीं किया है, कहीं से भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। चलिए ब्रेक करें। देखिए मान लेते हैं यहां से ब्रेक हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया और ये तीसरा पार्ट हो गया, चौथा पार्ट लिख लीजिए नोटेटर। अब जरा गौर किया जाए स्टूडेंट, क्या हुआ, हैव का प्रयोग जब किया गया था तो इसके अनुसार यहाँ पे क्या होना चाहिए था, V3 होना चाहिए था। यानी कि हैव के बाद बीन का काम होगा तो ये V3 का भी काम कर सकता है या अपने बाद V4 रखने के लिए भी काम कर सकता है। अब वहां से देखिए एकदम मिस्टेक है ना, क्योंकि बीन के साथ तो V4 होता ही नहीं है। तो कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा तो आपको बचना कैसे है ना, कि चलो हैव के साथ तो V3 हम मान लेते हैं इसको, लेकिन बिल के साथ वहाँ V1 होना चाहिए था, तो टेकिंग की जगह टेक कर दीजिए। आसान काम। क्या क्या सीखे कि हैव के बाद इसको क्या मानेंगे हम, V3, तो इसको क्या कर देंगे हम, V1। चलो तो टेकिंग की जगह टेक करो, आंसर B करना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन के लिए रेडी है तो रेडी होइएगा। चलिए थोड़ा साथ चलते हैं। यू विल विजिट शिमला, तुम शिमला चलोगे। सो आई, ऐसा ही मैं भी करूँगा। यानी कि लगता है ना कि किसी थर्ड पर्सन ने शिमला जाने का प्लान बना दिया। जैसे मान लेते हैं मम्मी पापा ने बना दिया, आप अपने छोटे भाई को तुम बता रहे हो, कह रहे हो कि देखो भाई तुम शिमला चल रहे हो और मैं भी चलूँगा। अब हुआ क्या ना कि हम लोग अभी तक सीख रहे थे पैरेलल कॉन्सेप्ट में कि क्वेश्चन में जब एक सब्जेक्ट के दो एक्चुअली होते हैं तो दोनों के लिए अलग अलग देना है, वो तो ठीक था। लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि क्वेश्चन में दो सब्जेक्ट हो गए और दोनों को एक ही टूर पे जाना है, एक ही काम करना है। तो ऐसे केस में करना क्या है, आपको ध्यान देना है कि दो सब्जेक्ट का एक ही अगर होगा वर्ब तो हमको दूसरा सेंटेंस, हालांकि क्लाउज तो सेंटेंस कंप्लीट दे देगा, सेकेंड जो क्लाउज है उसमें एक्चुअली कौन सा चुनना है, जो पहला में एक्चुअली होगा। चलिए तो आप साइकोलॉजिकली आंसर क्या सीख गए, ए। अब इसी को हम नोट करा के आपको लिखा देते हैं। थोड़ी सी चीजें मुश्किल अगर आपको लग रही हैं तो परेशान मत होइए, बार बार देखिए समझिए, तब चीजें आसान हो ही जाएंगी फिर आप। तो देखिएगा नोट क्या हुआ, यदि दो सब्जेक्ट के एक ही एक्शन की चर्चा करनी है तो
दो तीन बातें ध्यान रखनी है, इसलिए मैंने तो के बाद डैश देके छोड़ दिया। सबसे पहली बात क्या हुई, सेम एक्चुअलियरी वर्ब का यूज होगा, मतलब जहां पे जरूरत पड़ा एक्चुअलियरी वर्ब का, वहां पर एक्चुअलियरी जो होगा वही होगा जो पहला जगह पे था उसके कॉन्सेप्ट। दूसरा बात क्या है, सो का यूज पॉजिटिव तुलना के लिए, जैसे भी था ना कि तुम चलोगे शिमला, मैं भी चलूंगा शिमला, ये पॉजिटिव कंपैरिजन है। तो अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव कंपैरिजन है तो वैसे केस में हमको यूज करना है क्या, सो का। तीसरा, नीदर डॉट डॉट नॉर का यूज निगेटिव तुलना के लिए। ये सब चीजें हम लोग सीखेंगे कि अगर सेंटेंस में नकारात्मक तुलना है कि ना तो मैंने आज तक है जो कि ऐसा कोई क्राइम किया है, ना ही उम्मीद है कि तुमने ऐसा किया होगा, तो दोनों जगह क्या हो रहा है, दो सब्जेक्ट एक ही एक्शन की चर्चा कर रहे हैं अपने अपने सेंस में। तो वैसे केस में नाइदर या तो नॉर का हम प्रयोग करेंगे निगेटिव तुलना रहने पर। लास्ट बात जो है, दोनों ही केस में, अब दोनों का मतलब कौन कौन सा केस, पॉजिटिव या तो निगेटिव, दोनों ही केस में एक्चुअलियरी होगा सब्जेक्ट के पहले। ठीक है, इस बात को आपको गांठ बांधना भाई। ठीक है, दोनों ही केस में एक्चुअलियरी जो होगा सब्जेक्ट के पहले होगा। चलिए, अब समझने पर आपको क्वेश्चन नंबर शायद 4 होगा। सी हैज visited शिमला, so I चलिए, ऑप्शन है हैज, हैव, हैड। अगर आपने इसमें गलती किया ना तो हम तो कहेंगे कि आपको बच्चों से पढ़ना पड़ जाएगा, 8 क्लास से भी नीचे वालों से। देखिए क्वेश्चन में क्या हो रहा है ना कि उसने शिमला देखा है, वो शिमला गई है और मैं भी गया हूँ, तो हो गया ना कि सी हैज विजिटेड शिमला, सो हैज आई नहीं, क्योंकि आई के अकॉर्डिंग हैव होगा। इसलिए नहीं कि अब सेम करने के चक्कर में इतना भी सेम कर दीजिए कि सब्जेक्ट का भी ध्यान न रहे, फिर तो मम्मी सुनेंगी और कहेंगे तुमसे अच्छा तो लाओ हम ही वीडियो देखते हैं, हम ही अंग्रेजी तुमसे तेजी से सीख लेते हैं। ओके ना, तो क्लियर हो गया। 5वां लिखिएगा, he has not cheated her blank space। ऑप्शन है nor have I been, so have I been। चलिए दो ही ऑप्शन है। तो देखिए अगर हो गया, सबसे पहले ध्यान देना है नॉट का मतलब नेगेटिव है, तो नेगेटिव कंपैरिजन में हम लोगों ने क्या सीखा था, सो का प्रयोग, नो, तो नो। और कोई इशू नहीं है अगर आप एक्चुअलियरी का यूज कर रहे हैं उसके मेन वर्ब के तौर पे बीन का, आईएनजी रहने पर बींग का, V1 रहने पर बी का, आप सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जैसे चीटेड V3 था ना, तो वैसे हमने V3 के तौर पे बीन लगा दिया।
चलिए इसके और क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो मैंने कहा ही है कि पीडीएफ्स में हम कराएंगे बहुत सारे क्वेश्चन। आप सिर्फ पीडीएफ को रोज निकाल करके बनाने के लिए रेडी रहिए। मेहनत करने के लिए अगर हम दोनों तैयार हैं तो फिर सीखने में कोई भी कंजूसी हम खुद ही नहीं करेंगे ना आप। चलिए आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट डी फिनिश किया जाए। कॉन्सेप्ट डी ख्याल है? नेगेटिव वर्ड एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। देखिएगा इसी तरह का कुछ रिलेशन था। नेगेटिव वर्ड एंड वर्ब कर दीजिए कि किस प्रकार से कोई नेगेटिव वर्ड जो होता है आपका सेंटेंस में वर्ब को, वर्ब के पोजीशंस को, उसके फॉर्म को प्रभावित कर सकता है। चलो बेसिक कॉन्सेप्ट पहले बताते हैं आपको। अफर्मेटिव और इधर आपको निकला है नेगेटिव। शॉर्टकट में बताना स्टूडेंट आपको, गोज का क्या होगा नेगेटिव, बेंच का क्या होगा नेगेटिव, है बस बेंच का क्या होगा नेगेटिव। तो कोई भी स्टूडेंट सोचेगा और समझेगा कि गोज का मतलब है वर्ब का 5वां फॉर्म और हमें नॉट लगा के गो लिखने के लिए आप बोल रहे हो। तो नॉट गो हम तभी लिखेंगे ना जब गोज का एस का कुछ तो होगा सब्स्टिट्यूशन। और हम सबको पता है कि भाई गोज का सब्स्टिट्यूशन कौन होता है, डज। कम्स का क्या होता है, तो डज, है ना। चलिए तो डज नॉट गो। बेंट का कोई पूछ रहा है तो पहले नॉट गो तो लिख दीजिए। नेगेटिव होने के लिए हमें क्या चाहिए, बेंट का जो V2 फॉर्म था वो सब्स्टिट्यूट होगा किससे, डिड से, डिड नॉट गो। अब यहाँ से कह रहा है कि है बस स्पेंट का प्रयोग कर रहा है, नेगेटिव बोल रहा है, तो हमको पता है कि हम यहाँ पे नॉट स्पेंट लिख देंगे पहले। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि हमको पता है कि हैव के साथ, हैज के साथ, हैड के साथ तो V3 ही लिखना है ना, तो सिर्फ नॉट होगा और जो हैव था वो हैव रह जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन स्टूडेंट आपको आएगा V5 और V2 से आएगा। ये हैव और हैज वगैरह से नहीं आएगा कि नॉट के बाद पोजीशन में क्या क्या लिखना चाहिए। अब देखो इतना छोटा सा चीज सिखाने का फायदा आपको दिखाता हूँ कि क्या फायदा हुआ, क्यों सीखे हम। She did not spend any night without her mother। मान लेते हैं कि कोई बच्ची है और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उसने अपनी मम्मी के बिना एक रात भी नहीं गुजारी है। चलिए अब यहाँ से बातें क्या हो रही है, प्रॉब्लम। मान लेते हैं कि इसको स्लैश कर देते हैं 3 पाँच और आपसे आंसर पूछ दिया, तो मुझे लगता है कि ऊपर की बातें सीखे हैं आप तो आप तुरंत आंसर बता सकते हैं कि डिड नॉट के बाद क्या होता है, V1 फॉर्म, ठीक है, कि डज नॉट के बाद V1 फॉर्म, डिड नॉट के बाद V1 फॉर्म। तो यहाँ पे स्पेंट V2 फॉर्म है। और आपको वर्ब फॉर्म अगर नहीं पता है तो किसी भी बुक से वर्ब फॉर्म थोड़ा बेसिक पढ़ लीजिएगा। तो स्पेंट के जगह होगा V1 फॉर्म, डिड नॉट प्लस V1 के कारण स्पेंट। तो यही एक फायदा होता है, एकदम कॉमन सा भी कॉन्सेप्ट को आप ग्रामर में यूज कर सकते हैं। आज काफी लोगों का फोन भी आ रहा है, लगता सारे पूछ रहे हैं कि क्या भाई लॉकडाउन का सिचुएशन क्या है आपके साइड। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये तो बहुत इजी चीज है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 ही करते हैं ताकि उसी से आपको सीखना।
नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मान लेते हैं इसको ए पार्ट, देयर हैज बीन सच a disaster as कोरोना। ठीक है, ये कोविड-19 लिख सकते हैं, जब पॉपुलर टाइप वही है तो वही रखिए। ठीक है, चौथा पार्ट आप जान ही रहे। देखिए हो रहा है क्या ना कि क्वेश्चन का स्टार्टर जो है वो आपका नेगेटिव वर्ड है। तो जब कोई नेगेटिव वर्ड सेंटेंस का स्टार्ट में लिखा जाता है तो उसमें एक्जुलरी जो होता है ना वो सब्जेक्ट के पहले लिखना चाहिए था। तो ये एक्जुलरी है स्टूडेंट, और देयर को सब्जेक्ट माना जाता है तो ये सब्जेक्ट है स्टूडेंट। तो ये दोनों आपस में पोजीशन चेंज करेंगे और आंसर हो जाएगा आपके पास हैज पहले, देयर बाद में। यानी आंसर आपके पास हो जाएगा बी पार्ट, हैज देयर बिन सच, है ना। पूरा अगर आंसर हम लिखें बी पार्ट को तो अब देखो जो सिखाना था मुझे मैं सिखा चुका हूं, अब उसी को मैं रूल के तौर पे लिखाने जा रहा हूं। ठीक से एक बार करिएगा तो कर लीजिए कि क्वेश्चन में नेवर क्या था, कभी नहीं, जो निगेटिव वर्ड है। और हम आज कॉन्सेप्ट बना रहे हैं सेक्शन ई में क्या कि निगेटिव वर्ड एंड वर्ब का रिलेशन। तो यही है कि अगर नेगेटिव वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो तो सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होगा वो एक्जुलरी वर्ब के बाद लिखा जाएगा। लिखिएगा, इसको फिनिश करते हैं थोड़ा तो स्पेस ज़्यादा आएगा। चलिए रूल क्या निकला, निगेटिव वर्ड्स जैसे कौन कौन है आपके पास स्टूडेंट, नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, नो सुनर को भी रख सकते हैं। और सबसे जो परेशान करने वाला टर्म है वो नॉट है, क्योंकि इससे कम क्वेश्चन आता है। नेगेटिव वर्ड यदि सेंटेंस के प्रारंभ में रहें तो एक्जुलरी सब्जेक्ट मेन वर्ब। ठीक है, तो आपको करना है कि एक्जुलरी को सब्जेक्ट के पहले रखना है और मेन वर्ब को सब्जेक्ट के बाद रखना है। है ना, और इट इज द केस ऑफ इन्वर्जन। ठीक है, हमने जो ये सीखा ये कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, इन्वर्जन का ही केस है। मतलब कहा जाए तो कोई रूल नहीं बल्कि इन्वर्जन कॉन्सेप्ट। जो कि आपको एडवर्ब की क्लास में मिलेगा खास करके। देखिए आज का यही कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे लास्ट, इसलिए कुछ एग्जांपल्स कर लें। हार्डली, they had,
रहते सबमिटेड द क्वेश्चन पेपर when the bell rang। आपको याद भी आ गया होगा कि अच्छा हाँ, ये तो हार्डली और वेन का जो नियम था ना, कंजक्शन के क्लास में भी सर पढ़ाए थे, उसी पर आधारित है। ठीक है, चूंकि वर्ब से रिलेशन था इसलिए मैंने इसको वर्ब में भी आपको बता दिया। चलिए, हम सबको पता चल गया है कि हार्डली निगेटिव वर्ड है, इसलिए ऑक्सिलरी पहले होगा, हेड पहले होगा, आंसर आपका बी। इंप्रूवमेंट जैसा कॉन्सेप्ट दिखा देते हैं। अबाउट हिज इन्वॉल्वमेंट in the scandal। चलिए देखिए, होता है कभी कभी क्या ना कि उसने स्कैंडल में अपने घोटाले में शामिल होने के बारे में क्या बताया, कुछ भी तो नहीं। जब इस प्रकार के कोई सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं स्पोकन लैंग्वेज में, तो ऐसा ही यूज करना होता है। ऐसे तो आपको फॉर्मल सेंटेंस होता है क्या, ही डिड नॉट स्पीक एनीथिंग अबाउट, तो आप वैसे भी लिख सकते हैं। लेकिन आपको अगर इतना ही सेंटेंस इंप्रूवमेंट देता है तो आपको आंसर करने के लिए उसका रहा है क्या, देखिए, ही डिड स्पीक नो, ये तो गलत हो जाएगा, ऐसा लिखना संभव नहीं है एम्फैटिक सेंटेंस। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास होगा डिड ही स्पीक, यस बिल्कुल यही तो चाहिए था कि क्वेश्चन में नॉट आपका सेंटेंस का स्टार्ट में है, एक्चुअली पहले, सब्जेक्ट बाद में, मेन टू बाद में। चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही रहेगा। वर्ब का नेक्स्ट वीडियो आपको कंटिन्यू रूप से आगे मिलता रहेगा। बस आप अपने टाइम के हिसाब से निकालिए और जब भी टाइम मिले वीडियो देख करके, नोट बना करके और PDF डाउनलोड करके ज़रूर बनाइए। टेलीग्राम पे जा करके, या तो मैंने आपको सब्सक्रिप्शन में या मेक इंस्क्रिप्शन में लिख दिया है सब कुछ। व्हाट्सएप और कॉन्टैक्ट नंबर भी इस बार मैंने इंक्लूड करा दिया है, ताकि आपको मुझे कॉल करने या नोट्स आप अगर खुद अकेले खुद चाहते हैं, टेलीग्राम पे आपको कन्फ्यूजन होता है, तो आप व्हाट्सएप पे भी मंगाने के लिए मैसेज कर सकते हैं। ठीक है।